डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने जब एमए पॉल साइंस के पेपर को एनालाइज किया था, तब से मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि पब ऐड का कब करेंगे। तो ये वीडियो ठीक है। आई होप कि आप लोग निराश नहीं हुए होंगे, क्योंकि एक दिन तो लगता ही है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीपीईटी ओडिशा एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एंट्रेंस टेस्ट 2 दिन पहले हुई है 29 को, उसके 2023 के पेपर को, जो यूजफुल होगा सीयूईटी पीजी जामिया के, यदि आप पब एड दे रहे हैं, यूजीसी नेट एंड ऑल अदर एग्जाम जहां पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी और भूमिका के। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, ये 3 बुक मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा। अभी जो स्टूडेंट आगे आने वाले एग्जाम ले रहे हैं या अगले साल, वो मेरी सलाह होगी कि अभी आप वेट ना करें। इसके लिए नहीं कि कोई बैच चलेगा तो उसको ज्वाइन करेंगे, आप अभी इन किताब को लेके पढ़ें। यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं तो इन 2 बुक को पढ़ें। यदि आप नॉन सीयूईटी पीजी बेस्ड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आप इन दोनों बुक को पढ़ें, दैट विल बी बेटर। इसकी ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में क्लिकेबल लिंक होगी। अब चलिए एक एक करके जल्दी से 80 क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे मैंने अपने भूल ना जाए इसलिए मैंने इसके मार्किंग कर दी थी। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ होगी। ये पेपर पॉल साइंस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अरबिट क्वेश्चन को कंटेन करता है। जैसे वहाँ पे मैं कह रहा था कि 8 से 10 जो हैं वो अरबिट क्वेश्चन थे, यहाँ पे हो सकता है 10 से 15 अरबिट क्वेश्चन होंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो थोड़ा, और जो क्वेश्चन नहीं भी अरबिट हैं वो भी थोड़े से हायर लेवल के हैं। तो इस चलते, और कुछ क्वेश्चन का तो जवाब मैं ढूंढ भी नहीं पाया, 1 2 आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। तो थोड़ा टफर साइड में पेपर है, कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। चलिए इस विद दिस जनरल जो एनालिसिस है, हम लोग शुरू एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लैप्सिंग ऑफ बिल इन पार्लियामेंट इज फॉल्स। ये फॉल्स है। तो ये देखिए, ये कई बार मैंने जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम गाइड में और जगह बताया है कि बिल कैसे लैप्स नहीं करता। अब 2 हाउस होते हैं, इस चीज को समझिए, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट की यदि बात करें तो बेसिकली इसमें बहुत सिंपल सा रूल है कि लोकसभा जो है डिसॉल्व होती रहती है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो अब कोई यदि बिल जो है, यदि लोकसभा में है, चाहे वो पास हुई है चाहे नहीं पास हुई है, यदि ये डिसॉल्व हो जाता है ना, चाहे वो यहां से पास होकर के आई हो, तो वो खत्म हो जाता है। लोकसभा डिसॉल्व हुई, बिल फिर से वो लैप्स कर जाता है, उसको फिर से लाना पड़ता है। जबकि चूंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, यदि कोई बिल यहाँ पे पड़ी हुई है और वो अभी इससे पास ही नहीं हुई है, तो लोकसभा डिसॉल्व होगी तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, मतलब यदि वो बिल यहाँ पे है अभी और उस पर अभी चर्चा चल ही रही है, तब तक ये, इस बीच में यदि ये डिसॉल्व हो गया तो नहीं होगा। विद दिस इंफॉर्मेशन पढ़िए, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इस डिसोल्यूशन। ऑफ कोर्स ये लैप्स कर जाएगा, यदि यहाँ पे है और डिसॉल्व हो गया तो लैप्स कर जाएगा। ए बिल ओरिजिनेटिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा एंड विच इज स्टिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, वो नहीं करेगा लैप्स, लेकिन यहाँ लिखा है लैप्स कर जाएगा लोकसभा के डिसॉल्व होने से। तो ये गलत है, चूंकि ये गलत है, यहाँ फॉल्स पूछ रहा है, यही सही स्टेटमेंट। इसका मतलब ये दोनों सही है। A bill passed by Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha on the dissolution of the a bill passed by the Lok Sabha, यदि कोई बिल यहाँ से लोकसभा से पास हो गया है और ये राज्यसभा में पेंडिंग था और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो भी वो बिल गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ दिया, तो फिर इसको लौट के लोकसभा में आना था। वो लोकसभा तो है ही नहीं, तो उस बिल को कौन देखेगा? तो दूसरी लोकसभा है, इसलिए ये भी बिल लैप्स कर जाता है। All motions, resolutions, etc. pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. Of course, जो भी पेंडिंग रहेगा वो लैप्स कर जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि प्रोरोगेशन में कुछ भी लैप्स नहीं होता। प्रोरोगेशन किसको बोलते हैं? लोकसभा जो है, जैसे अभी प्रोरोग्ड है, मतलब कि एक रिसेस पीरियड चल रहा है। अभी बजट सेशन हुई है, अब मॉनसून सेशन शुरू होगा, इन दोनों के बीच के पीरियड को प्रोरोगेशन बोलते हैं। वो चुपचाप बैठी हुई है अभी, तो ये डिसॉल्व नहीं हुई है। ऐसे में कोई भी बिल लैप्स नहीं होता, चाहे वो लोकसभा में पेंडिंग हो, राज्यसभा में हो, कुछ भी हो, कोई लैप्स नहीं होता है। इसके अलावा जो साइने डाई होती है, जो दिन में कई बार हो सकती है, मतलब एडजॉर्न हो जाती है, उसमें भी कोई बिल लैप्स नहीं करता है, केवल डिसोल्यूशन में लैप्स करता है। डिसोल्यूशन कब होती है लोकसभा की? या तो इलेक्शन के टाइम में डिसॉल्व होती है, या कोई सरकार गिर जाए और उसको डिसॉल्व करने की कैबिनेट अनुशंसा कर दे प्रेसिडेंट को, उस केस में डिसॉल्व होती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? शायद 85, चेक कर लीजिएगा, जहां यह है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा।
वोट ऑन अकाउंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है। उसका सही आंसर तो ए है, लेकिन होता क्या है वोट ऑन अकाउंट की कई बार बजट पास करने में देरी यदि हो जाती है, या कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो पूरे साल भर के लिए बजट नहीं पेश कर सकती क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, मान लीजिए जुलाई में इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे में वोट ऑन अकाउंट जो है 2 महीने के लिए या 2-3 महीने के लिए लोकसभा अर्जेंट बेसिस पे जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की इजाजत दे देती है, जिससे कि सरकार का काम चल सके, और फिर बाद में फुल ईयर का बजट पेश किया था उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। वही लिखा है, द पार्लियामेंट सैंक्शन विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंसेस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन यही सही है इसका आंसर। ये तो चलिए मैंने डिस्कस कर लिया। विथ रिगार्ड टू जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो सकता है, जैसे ऑडिट है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो सकता है जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, और जुडिशियल कंट्रोल हो सकता है रिट के थ्रू। तो व्हाट डज मैलेफिसेंस स्टैंड फॉर? तो मैलेफिसेंस जो है कई जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है। ये एक तरह का एब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। मान लीजिए कोई जज जो है वो पैसे लेके बेल दे दे, कोई ऑफिसर जो है वो कोई पैसे लेके कोई काम कर दे, कोई अपने पोजीशन से आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, उसको नहीं मिलना चाहिए, इस टाइप के जितने भी आप एब्यूज करते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट दिलवा दिया, ये जो है मैलेफिसेंस है, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर intrinsically linked with administrative accountability? अब देखिए, ये यदि आपने इस सब टर्म को पढ़ा है, हायरार्की, यूनिट ऑफ कमांड, दिस, अब यहाँ पे ये मल्टीपल है, तो आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन अकाउंटेबल है। डेफिनेट पर्सन की तरफ यदि आप इंडिकेट कर सकते हो। हिरार्की डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी को तय करता है, क्योंकि जो बॉस है, सबऑर्डिनेट है, तो पता है कि किसने क्या डिसीजन लिया है। यूनिटी ऑफ कमांड उसी हायरार्की में ऐसे एस्पेक्ट को दिखाते हैं जहां की एक सबऑर्डिनेट जो है उसका दुनिया में केवल एक ही बॉस है। तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। यदि सबऑर्डिनेट ने कोई किया तो बोलेगा मेरे बॉस ने कहा है तो मैंने किया है, तो अकाउंटेबिलिटी एकदम बिल्कुल फिक्स है। यहां पे आप आके कंफ्यूज कर सकते हैं ऑर्डर्स एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग है, ये दोनों में से कौन जो है अकाउंटेबिलिटी से लिंक्ड है। मुझे लगता है कि ऑर्डर्स तो डेफिनेटली, क्योंकि ऑर्डर किसने दिया है, जिस पे डिसीजन हुआ है, तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। डेफिनेट पर्सन ऑर्डर देता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो तो ये बताता है कि एक बॉस जो है उसके अंदर में कितने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट काम करते हैं। तो ये जो है मेरे हिसाब से ये अकाउंटेबिलिटी को तय तो नहीं करता है, तो इसको हटा दीजिए। तो 1, 3 और 4, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल मेरे अनुसार से आपको हटाना चाहिए। Who among the following writer concluded that people's preferred job that afford opportunity for recognition, achievement and responsibility? Preferred job, ये जो है हर्जबर्ग, इनका फ्रेडरिक हर्जबर्ग फर्स्ट नेम, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने कई जगह बताया है, जिसमें उन्होंने मोटिवेशनल जो फैक्टर है वो बताया था, उसके पहले हाइजीन फैक्टर बताया था। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जैसे कि सैलरी, छुट्टियां, वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल, जो कि गिवन होता है। यदि आप उसको नहीं देंगे एम्प्लॉय को तो उसकी मोटिवेशन लेवल लो होगी, लेकिन एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। और जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जैसे कि अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिकॉग्निशन एंड ऑल, तो वो मोटिवेशन यदि आप देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये देने वाले हर्जबर्ग। यहाँ पे चूंकि मैकग्रेगर भी है, तो अदर एग्जाम के लिए मैकग्रेगर ने जो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दिया था। थ्योरी एक्स ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको कि आपको पुश करना होता है, क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, टास्क उसको देना पड़ता है, सुपरवाइज करनी पड़ती है। थ्योरी वाई कहता है कि ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको स्पेस देना होता है, उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं करना चाहिए। लाइकर्ट स्केल की भी मैंने कई जगह बताया है, और मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है कि सबसे नीचे में जो है फिजिकल सेफ्टी नीड है, फिर सोशल नीड है, सेल्फ स्टीम नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। कैसे नीचे का नीड जब पूरा होता है तो ऊपर के नीड की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सब जो है साइकोलॉजिकल थिंकर हैं जिन्होंने कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है मोटिवेशन की थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दी है। Who has analyzed leadership in terms of circular response? ये बहुत ही फेमस घिसा पिटा क्वेश्चन है जिसका आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट। लेकिन ये सर्कुलर रिस्पॉन्स होता क्या है, इसको ऐसे समझते हैं किसी भी सिचुएशन में जो दो आदमी जब बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए ए है और बी है, तो मैरी पार्कर का कहना है कि ये बातचीत, जैसे मान लीजिए ए ने कुछ कहा बी को, तो बी जो इसका जवाब देता है ना ए को, केवल ये इस बेसिस पे नहीं देता है कि ए ने क्या कहा है,
इन दोनों के बीच में पहले का जो कम्युनिकेशन है वो प्लस दिस कम्युनिकेशन, इस बेसिस पे बी इसको जवाब देता है। फिर इस तरह ए जब ये कम्युनिकेशन को पाता है तो वो पहले के कम्युनिकेशन बी का और इस कम्युनिकेशन को एनालाइज करके फिर अपना रिस्पॉन्स देता है। दिस इज द सर्कुलर रिस्पॉन्स। और आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही उनका फंडामेंटल जो है ये कॉन्सेप्ट है उनके बुक क्रिएटिव एक्सपीरियंस में। Which one of the following is mainly discussed in the Next Society by Peter Drucker? देखिए ये क्वेश्चन जैसे भी पूछे, पीटर ड्रकर ने नॉलेज सोसाइटी कॉइन किया था, मैंने कई जगह बताया। जो नेक्स्ट सोसाइटी होगा नॉलेज सोसाइटी होगा, ऐसा उनका कहना था और सही भी उन्होंने कहा था। Which one of the following is the main cause of scalar system? स्केलर सिस्टम मतलब वही जो हेरारकी होती है, एकदम बिल्कुल डेफिनिट यूनिटी ऑफ कमांड हेरारकी, एक मतलब कि कमांड एंड कंट्रोल चेंज जो होता है ऑर्डर का, उसको हम स्केलर सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो मेन कॉज जो है वो क्या है? अब यहां पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि या हायरार्की होगी या यूनिटी ऑफ कमांड होगी, ये दो तो होगी नहीं। लेकिन स्केलर सिस्टम को कहते ही हायरार्की है। उस बेसिस पे देखें तो बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड जो है कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस है, वही स्केलर सिस्टम को बनाता है, क्योंकि ये ऐसे वर्टिकल हो जाता है, बॉस सबऑर्डिनेट बॉस सबऑर्डिनेट बॉस सबऑर्डिनेट लाइक दिस। तो आई विल गो विद दिस, बट अगेन ये वेग भी हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। In which of the following countries is the doctrine of co-directorship prevalent as a method of control over administration? अब ये क्वेश्चन मैं खोज भी नहीं पाया, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। आई थिंक आई डोंट नो क्या इसमें हम करें। यदि इन्होंने मतलब इवन गूगल भी नहीं बता पा रहा है, कहीं मैंने देखा भी नहीं। हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो तो खोज लीजिएगा, या किसी बुक से उन्होंने निकाला है। स्विट्जरलैंड में यदि फेडरल काउंसिल को देखें जो कि 7 मेंबर होते हैं और वो मिल करके शासन करते थे, उसको ये डॉक्ट्राइन ऑफ को डायरेक्टरशिप कह रहे हैं। को डायरेक्टरशिप का मतलब होता है कि कई लोग जो है ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो शायद स्विट्जरलैंड हो, बट आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क। When were 17 departmental related standing committees set up in India on the recommendations of the Rule Committee of the Lok Sabha? अब ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले चलिए इसका आंसर तो ठीक है, इसका आंसर 1993 है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। लेकिन ये होती क्या है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी? बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दी गई है और वो उसके क्रियाकलापों पे ध्यान रखती है, एक तरह से उसके इफिशिएंसी को देखती है, उसके कैसे वो खर्चे कर रहे हैं, इसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और हर डिपार्टमेंट के साथ एक जुड़ा हुआ है। 17 बनाई गई, तो मतलब 2-3 डिपार्टमेंट मिला करके ऐसा जोड़ा जा सकता है। व्हेन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? और यहाँ पे देखिए एक रूल कमेटी की बात आती है। ये भी एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था कि कब ये रूल बने थे। मुझे लगता है ये रूल 1989 में बने थे और उसके 4 साल बाद ये जो बना दिए गए थे 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। When was the first municipal corporation of India at Madras was set up? ये सब बहुत ही डिफिकल्ट और अर्बिट क्वेश्चन है। ये तो एकदम ही अर्बिट है, लेकिन ये सारे जो हैं डिफिकल्ट अर्बिट क्वेश्चन हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। और ये मद्रास में जो है 1687 में, उस समय तक ब्रिटिश वहां पे आ गए थे, उन्होंने पहली बार वहां पे म्यूनिसिपैलिटी बनाया। हम लोगों ने कल भी इस क्वेश्चन को देखा था कि अर्बन गवर्नमेंट कब ब्रिटिश राज में पहली बार सेटअप किया गया था। वो मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था वे बैक इन 1687। तो आप समझ सकते हैं कि 400 साल पहले लगभग जो है, आप 350-400 साल पहले ही वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में आ गई थी ब्रिटिश काल में। Who among the following studied the impact of computers on the hierarchical pyramid of an organization? और ये करने वाले जॉन पिफनर है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये सब डिफिकल्ट। तो ये पूरा जो पूरा स्लाइड है, ये 4 का 4 आपको बाउंसर, 4 बाउंसर एक ही ओवर में जो आते हैं, ये बाउंसर है। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबको जोड़ देंगे तो आपको 10 से 15 बाउंसर में ये आते हैं, और उसको यदि आप झेल लेते हैं तो ये पेपर ठीक ठाक है। Who among the following gave initial impetus to the evolution of organizational development? ये भी आपको बाउंस कर सकता है, डिफिकल्ट है। ये आंसर है इसका कर्ट लेविन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जो है आप एक तरह से डेवलप करते हैं, उसको कैसे आप ग्रो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या फीलिंग आनी चाहिए, क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, उस पर उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। मेनी अदर थिंग कर्ट लेविन ने किया है। तो इनको जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के फादर भी कह सकते हैं।
ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस जैसे ही आप देखें वो वर्ल्ड बैंक के किस रिपोर्ट में थे, तो ये तो कितनी बार मैंने बताया है, वेरी इजी। तो 5 बाउंसर के बाद आपको एक इजी क्वेश्चन आता है। ए मेट्रोपॉलिटन कमिटी कैन बी सेटअप इन एन एरिया हैविंग पॉपुलेशन, ये जो है मीडियम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जहां का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने सीधा लिया आर्टिकल 243 के डेफिनेशंस में कि मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स एन एरिया हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। पढ़ लीजिएगा इसको, तो 10 लाख से ऊपर वहां पे मेट्रोपॉलिटन कमिटी बन सकती है, प्लानिंग कमिटी। 15 नंबर देखिए, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। ये सब जो है मीडियम लेवल का है। यदि आप जानते हैं कि स्टेट सेक्रेटेरिएट क्या है या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्या है, जितने भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो सब जो है सेक्रेटेरिएट है। सेंटर में तो सेंट्रल, स्टेट में स्टेट। उनका काम क्या होता है? टू असिस्ट ए मिनिस्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, टू एक्ट एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये काम वो नहीं करता कि टू असिस्ट द लेजिस्लेचर इन द सेक्रेटरियल वर्क। लेजिस्लेचर, एमएलए को हेल्प करने के लिए स्टेट सेक्रेटरीट नहीं है, उनके लिए अपना उनकी सेक्रेटरीट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसलिए ये बिल्कुल नहीं है। द हाई कोर्ट नंबर ऑफ जजेज इज डिसाइडेड, कि एक हाई कोर्ट में कितने जजेज होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? आर्टिकल 216 कहता है Constitution of High Court, every High Court shall consist of a Chief Justice and such other judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint। मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो एक्चुअली प्रेसिडेंट तो कुछ भी डिसाइड करता नहीं, कौन डिसाइड करता है? इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कि एक हाई कोर्ट में कितने जजेज होने चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम से होता है इसलिए प्रेसिडेंट। इन द इंडियन फेडरल सिस्टम रेसिडुअरी पावर किसके पास है? ये सब एकदम लड्डू क्वेश्चन है, इजी ही नहीं लड्डू क्वेश्चन, और आपको अच्छा लगेगा कि इतने बाउंसर के बाद मिल रहा है। हम जानते हैं कि 7 शेड्यूल आर्टिकल 246, इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और जो भी आइटम इन तीनों लिस्ट में फॉल नहीं करता है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ कैबिनेट? तो जो कैबिनेट कमेटी होती है, बहुत सारे होते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट होती है, इवन कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कैबिनेट कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होता है। कैबिनेट कमेटी क्या होती है? जो कैबिनेट है, कैबिनेट किसको कहते हैं? जो सीनियर मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के होते हैं उनकी जो काउंसिल है वो कैबिनेट कहलाती है, जो डे टू डे फैसले एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट में लेती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी कैबिनेट होती है, चीफ मिनिस्टर और सीनियर मोस्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी जो सब कमेटी होती है डिफरेंट आइटम पे, उन्हीं की सब कमेटी बनी होती है, वो उसमें से ये सब तीनों है, लेकिन ये चौथा नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन प्रोटेक्शन अंडर स्टेट। स्टेट किसको कहते हैं? देखिए आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of its state and all local and other authority within the territory of India under the control of government। तो ये यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, 3। लेकिन जुडिशरी जो है वो स्टेट के अंदर नहीं आती है, वो स्टेट से आर्म्स लेंथ रहती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसलिए 1, 3, 4 इज करेक्ट। आर्टिकल 12 बिल्कुल याद कर लीजिए। व्हाट मे नॉट लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ को कौन नहीं हेल्प करता है? तो इंक्रीज्ड, अब यहां भी कंफ्यूज होने वाली ये है, इंक्रीज वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट में भी ये नहीं हेल्प करती हो। रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस बिल्कुल हेल्प करेगी। इंक्रीज्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हेल्प करेगी, क्यों? क्योंकि यदि खेती बेस्ड इंडस्ट्री आप बनाते हैं तो हर रीजन का विकास होगा, कि कहीं ना कहीं कोई ना किसी तरह की तो खेती होती है, कहीं बैगन ही बहुत ज्यादा हो रहा है तो बैगन बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये भी है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रूरल एरिया, रूरल एरिया को यदि आप ग्रोथ करते हैं तो डेफिनेटली 2 भारत नहीं बनता है, इंडिया वर्सेस भारत, और इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सबसे कमजोर आंसर है, फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मेरे अनुसार से ए इज द राइट आंसर। 22 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये सब इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। टू रिजेक्ट, मतलब एक ही चूंकि सही है, कौन सा पावर? तो मनी बिल को ये अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक मनी बिल को डिसाइड लोकसभा करता है, स्पीकर फाइनल अथॉरिटी होते हैं। टू वोट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं, ये जो है ये भी पावर जो है लोकसभा की है। टू डिले ए मनी बिल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 डे, ये कर सकता है, ये 14 दिन तक तो मनी बिल को जरूर रख सकता है, सो ये पावर है।
द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, जो कि आर्टिकल 148 में वर्णित है या लिखा हुआ है, इंडिया सबमिट्स दिस रिपोर्ट टू द, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पूछा सकता है प्रेसिडेंट। और ये भी यहाँ याद रखिए कि नॉट ओनली CAG बट UPSC भी जो अपनी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, वो प्रेसिडेंट को ही सौंपता है। फिर बाद में प्रेसिडेंट इन दोनों रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पे रखता है। और ये भी याद रखिए कि CAG की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में आती है तो एक कमेटी होती है, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो इसको स्क्रूटनी करती है और फाइनली उस पर जो है एक्शन सुनिश्चित करती है लेजिस्लेशन। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स नीड। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया हायरार्की ऑफ नीड, सबसे नीचे में जो है फिजिकल नीड है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, फिर सेफ्टी की कोई आपको आके मार ना दे, फिर उसके बाद सोशल लव बिलोंगिंगनेस, फिर उसके बाद सेल्फ स्टीम की नीड होती है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मैं हूं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पे, ये नीड भी हो जाती है। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये बहुत फेमस है कि ना तो टेलर और ना ही साइमन यूनिटी ऑफ कमांड को मानते हैं। आपको याद है कि टेलर ने दो टाइप के जो है वो सुपरवाइजर रखे थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक टेक्निकल सॉर्ट ऑफ जो है गैंग बॉस वो कहते हैं। तो आप मतलब बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, तीसरी बार बता रहा हूँ कि एक सबऑर्डिनेट जो है उसका दुनिया में एक ही बॉस है। टेलर जैसे लोग कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक जो सबऑर्डिनेट है उसको दो बॉस चाहिए। हो सकता है एक बॉस जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका बॉस हो, दूसरा जो टेक्निकल या एक्सपर्ट जो उसको सलाह दे। तो टेलर नहीं मानते इसको। इसका मतलब क्या है कि गुलिक, फयोल और मुनी ये सब मानते हैं, और फयोल ने ही बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट को दिया है। द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में होती है। कैबिनेट जो सेक्रेटरी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के सीधे डायरेक्टली अंडर में होता है, और वो उनका काम बेसिकली होता है कि जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसको वो सपोर्ट करते हैं, उसको सेक्रेटरियल सपोर्ट देते हैं, उसकी मिनट्स निकालते हैं, उस मिनट्स पे क्या हुआ उसका लेखा जोखा रखते हैं, कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा तय करते हैं, सबको न्योता देते हैं, अरेंज करते हैं, लाइक दैट। तो ये एक स्टाफ फंक्शन है, क्योंकि स्टाफ फंक्शन यदि आप समझ रहे हैं तो ये लाइन फंक्शन नहीं है, स्टाफ फंक्शन है, क्योंकि एक एक्सपर्ट और सेक्रेटरियल सलाह के लिए है। तो ये जो है टू फंक्शन क्या होता है, फॉर्मुलेट पॉलिसी तो ये करते नहीं है, टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी भी नहीं करते, एज ए स्टाफ एजेंसी। सो आई विल गो विद इट एक्ट एज ए स्टाफ एजेंसी। टू एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी तो नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को हम PMO कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं। तो इसलिए सी इसका सही आंसर है। फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रेमिसेस ऑफ बिहेवियरलिज्म अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ होगा। वैल्यू कमिटमेंट तो बिहेवियरलिज्म में होती नहीं है, वैल्यू फ्री होता है। इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस होनी चाहिए, सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, मेनी मेनी अदर थिंग्स, साइंटिफिक होना चाहिए। 7-8 कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने अपने गाइड में भी दिया हुआ है, और 1500 क्वेश्चन में भी कई बार इसका जिक्र किया है। इन सब का भी जिक्र 1500 क्वेश्चन में है। द आइडिया ऑफ ए परमानेंट सिविल सर्वेंट इन इंग्लैंड ओरिजिनेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आपने ये सब कमिटी मैंने दिया हुआ है अपने गाइड में भी कई जगह। तो जो नॉर्थकॉट ट्रेवलिंग रिपोर्ट है उसने एक परमानेंट यूनिफाइड पॉलिटिकली न्यूट्रल सिविल सर्विसेज की अनुशंसा की थी, रिकमेंडेशन दिया था, उसी बेसिस पे वहाँ पे हुआ है। तो ये सब कमिटी खासकर फुलटॉन को जरूर देख लीजिए, शायद एक्सपर्ट वर्सेस जर्नलिस्ट की जो डिस्कशन है उस पर इन्होंने कमेंट किया था। 29 देखिए, द फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू एश्योर सोशल स्टेबिलिटी बाय फैसिलिटेटिंग चेंज। इस टाइप के क्वेश्चन की किसने कहा, इस टाइप की बात ही बहुत डिफिकल्ट होती है। इन्होंने ब्रूक एडम्स ने कहा, इसलिए मैंने ये आंसर यहाँ दे ही दिया। ये सब डिफिकल्ट अर्बिट है, बट वही 15 के अंदर ही है, 15 काउंट करेंगे उसी में आएगी। फ्रेडरिक्स इन हिज वर्क प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिट डज नॉट टॉक अबाउट। अब ये मैं जो है क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि पहले उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी को दिया, फिर उन्होंने एक आर्टिकल और निकाला, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिटेड। आपको पता है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था वो सोसाइटी जो अभी ट्रांजिशन में है फ्रॉम फ्यूज टू डिफ्रैक्टेड, मतलब जो डेवलप बनने के रास्ते में है, जहाँ पे कि नियम कानून अपनी जगह पे हैं, उन्होंने ले लिए हैं डेवलप्ड कंट्री से, लेकिन उस पर ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे करके जो उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं, कस्टम, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन भी डील करता है। इस टाइप की जो सोसाइटी है जिसमें कि आपको फेमसली याद होगा कि फॉर्मलिज्म है, हेट्रोजेनिटी है, ओवरलैप है, इस टाइप की, जहाँ साला मॉडल हो सबकी बात करते हैं। तो अब ये कहते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजन में डज नॉट टॉक अबाउट। तो अब ये बहुत डिफिकल्ट है। ये देखिए, इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जरूर बात करेंगे, क्योंकि इसी पे बेस था। नीड फॉर इंटीग्रेशन आई डोंट नो,
सिटीजन पार्टिसिपेशन, मुझे पता नहीं इसमें बात किया है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि डेवलप्ड सोसाइटी के बारे में परहैज बात नहीं किया होगा क्योंकि ये डेवलपिंग सोसाइटी का था, तो मैं इसको ए जाऊंगा, लेकिन इसमें इतना वेगनेस है कि मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। 31 देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सुपीरियर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट। तो ये आसान क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सुपीरियर है। तो यहाँ पे वैसे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इट अचीवमेंट एंड फेलियर्स आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, बिल्कुल सही है, और इट हैज टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, ये दो तो चलिए कोई ऐसा नहीं है, दोनों होता है। प्रोसीजर के अनुसार प्राइवेट भी काम करती है, इफिशिएंसी प्राइवेट को भी रखना होता है, फिर ज़्यादा ही रखते हैं। इन दोनों में आप देखेंगे कि क्यों ये स्पेशल है, सुपीरियर है, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करती है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करती है, इसलिए डी मेरे अनुसार से सही आंसर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, किस बेसिस पे? प्रोडक्टिविटी नो, लेजिस्लेटिव अप्रूवल यस, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर को कोई लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेशन से अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। जुडिशियल रिस्क टेकिंग तो दोनों में हो सकता है, फाइनेंशियल रिटर्न नो। सो आई थिंक लेजिस्लेटिव अप्रूवल जो है वो दोनों को खास करके अलग करता है। वैसे ये सब बहुत ही वेग क्वेश्चन है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट बहुत मामलों में अलग करता है। एक तो वही कि वेलफेयर मोटिव होती है, वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होती है। यहाँ पे जो जिस तरह से पब्लिक की स्क्रूटनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं होती है। जितने कंट्रोल इसके ऊपर एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं कि लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है, जितने विजिलेंस हैं, सीबीआई हैं, ऑडिट हैं, उस टाइप की चीज़ें भी उतनी कड़ाई से स्क्रूटनी पब्लिक के बिहाफ में नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो जिसका फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो जो एक नॉर्मल से कॉलेज है, स्कूल है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे कि चाय पे सब लोग मिल गए, मेंबर कैंटीन में मिल गए, या ऐसे ही लोगों ने, एम्प्लॉय ने ग्रुप बना लिया डिस्कशन के लिए, कोई टीम बना लिया बिना किसी एम्प्लॉयर के मदद के, वो सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो इसमें कॉमन रूल ऑफ बिहेवियर, कॉमन वैल्यू ऑफ वर्कर, कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ वर्कर, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आंसर इसमें बी है। लेकिन अगेन इसमें भी आप इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हो। कॉमन रूल है, कॉमन कोड है, मेरे अनुसार से कॉमन कोड ऑफ बिहेवियर इज बेटर आंसर। यह सब एक तरह से इन्होंने बनाया है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है। गैंग प्लान डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि मैंने कई बार बताया, तो अभी आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कैसे आप नॉर्मल हिरार्की को तोड़ के इस यूनिट का जो सुपरवाइजर है, उस यूनिट के सुपरवाइजर सीधा जो है लेवल जंपिंग करके कम्युनिकेशन कर सकता है क्राइसिस में। इसको जो है गैंग प्लान कहा, फेयोल ने। Which one of the following does not consist of an ideal characteristic of bureaucracy as propounded Max Weber? मैक्स वेबर ने जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का बहुत सारा जो दिया था कि डिवीजन ऑफ लेबर है, इम्पर्सनैलिटी है, रूल बेस्ड है, मेरिट ओरिएंटेड है, मैनी मैनी अदर थिंग, कैरियर ओरिएंटेशन है, उसमें क्या नहीं है? तो इम्पर्सनल ऑर्डर तो है, हिरार्की है, इनफॉर्मल मेथड हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है कि मोनोक्रेटिक टाइप क्या है। वैसे मोनोक्रेटिक मतलब होता है, मोनो मतलब वन, क्रेटिक मतलब शासन, जहां एक व्यक्ति का शासन होता है। आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन चलिए, यदि एक बॉस है तो उसका शासन है, एक सबऑर्डिनेट में बी लाइक दिस, हायरार्की को दर्शाता हो। मतलब इनफॉर्मल मेथड तो होते नहीं ब्यूरोक्रेसी में, सभी फॉर्मलाइज्ड होता है। Immediately before 26 जनवरी 1950 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज नोन एज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार क्वेश्चन बोलूंगा। हम लोग सबको जानना चाहिए कि यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, उसको अंग्रेजों के समय में क्या कहलाया जाता था? इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट लाइक दिस। 37 देखिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु इज एंटाइटल्ड टू बी कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स? अब ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पे मैं कहता हूं ये इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि ये पहला इनवैलिड, शायद एक जगह और इनवैलिड होगी। इनवैलिड क्यों होगी? क्योंकि आर्टिकल 217 कहता है, पढ़ लीजिएगा, लंबा चौड़ा है, कि इनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करना है और गवर्नर को भी कंसल्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो गवर्नर भी यहाँ पे है और चीफ जस्टिस भी है। तो ये दो ऑप्शन जो कि सही हो गए, इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। In 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of commission to study the reorganization of state on a linguistic basis under the chairmanship. ये बहुत ही अब फेमस क्वेश्चन हो गया कि एसआरसी जो बनी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन फैजल अली थे। उसके जो दो अदर मेंबर थे वो के एम पनिकर और कुंजरू थे। तो क्यों नहीं, ये भी याद कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछा गया है। 39 देखिए, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहाँ से दिया जाता है?
तो वो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, इंडिया का जो है CFI है, स्टेट का, हर स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड है, उससे दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। 40 देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल द प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन या उनकी प्रायर सैंक्शन पे ही वो बिल प्रस्तुत होते हैं। उसमें से जो है सभी मनी बिल भी होते हैं और बिल रिलेटेड टू अल्टरेशन बाउंड्री ऑफ स्टेट भी होते हैं। ये डिफिकल्ट है। कुछ और इसमें होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, नेट पे जाके खोज सकते हैं। कुछ और भी बिल्स ऐसे होते हैं। अमेंडमेंट होते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही प्रस्तुत होते हैं। तो ये दोनों ही जो है, लेकिन फिर भी और पढ़ लीजिएगा इस पे कौन और हैं। Which one of the following is not a function of directorate in the state level? यदि आपने ये समझा है, जैसे सेक्रेटरीट क्या होता है, डायरेक्टरेट क्या होता है। देखिए, सेक्रेटरीट वो होती है जो पॉलिसी बेसिकली बनाती है, और डायरेक्टरेट वो होती है जो वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। तो सब कुछ ये करेगी, लेकिन बेसिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नेंस ये नहीं बनाएगी, ये सेक्रेटरीट का काम है। तो इसका मतलब है इट विल एग्जीक्यूट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं डायरेक्टरेट, टू कलेक्ट डेटा फॉर सजेस्टिंग अल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन। मतलब फील्ड यूनिट को जो हेड करते हैं और जो पॉलिसी सेक्रेटरीट बना देती है उसको जो इंप्लीमेंट करते हैं वो डायरेक्टरेट होते हैं। 42 हु अमंग द फॉलोइंग इज हेल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मुस्कुराहट चेहरे पे लाता है, क्योंकि बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन, जिन्होंने कि इंडिया में जो पहली बार जो सेल्फ गवर्नमेंट आई थी, जिसको बाद में पंचायती राज कहा गया, उसकी उन्होंने काफी उस पर काम किया था, काफी स्टेब्लिशमेंट किया। हर्बर्ट साइमंस कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। ये सब भी मुस्कुराहट लाएगा, क्योंकि ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म बेस्ड है। क्या है आगे मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जहाँ पे पंचायती राज भी है, जिला परिषद भी है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, टाउन प्लानिंग भी है, विलेज प्लानिंग भी है, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि सभी पंचायतों या विलेज का भी प्लान और जो शहर का प्लान है दोनों को इंटीग्रेट किया जाए, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात आर्टिकल 243 जेड डी में की गई है। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस ओवर पीपल एंड नॉट पावर ओवर दैम। अब ये तो डिफिकल्ट है किसने कहा है, लेकिन जहां तक मैं खोज पाया हूं, जो मैं जानता भी हूँ, इसका आंसर फॉलेट है, क्योंकि उन्होंने पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक तरह का लीडरशिप के टर्म में दिया है, पावर विथ दिया है, ना कि पावर ओवर दिया है। तो इसीलिए ये लेकिन क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बी इंट्रोड्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सब आपको मुस्कुराहट लाना चाहिए, क्योंकि ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है। स्वीडन यही फर्स्ट टाइम जो है ओम्बड्समैन भी लेकर के आया है। Which one of the following does not constitute the human relation movement of Elton Mayo? तो फर्स्ट इंक्वायरी इनसे रिलेटेड है, हॉथरेनियन स्टडीज है, ग्रेट इल्यूमिनेशन तो उसी के अंदर है, लेकिन शॉप मैनेजमेंट तो टेलर से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज कंसर्न प्राइमरली विद, वेरी वेरी वेग टाइप क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यदि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम माने, तो बेसिकली कोई भी सिस्टम क्या होता है, इंटरेक्टिंग पार्ट जो मिलके एक होल बनाते हैं और इन्वायरमेंट से जो है इनपुट आउटपुट फीडबैक से जुड़े होते हैं, इसको सिस्टम कहते हैं। सो यहाँ लिखा है इंटरडिपेंडेंट पार्ट एंड देयर इंटरेक्शन। बाकी ये उतना फिट नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी वेग है। बजट डिवीजन जो इंडिया का होता है, जो बजट बनाती है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए है कि कई जगह लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। यहाँ पे याद रखिए कि बहुत सारे वहाँ पे, अब तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी है या डिपार्टमेंट है, देख लीजिएगा। ये सब डिपार्टमेंट ही है। ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280 में आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Which one of the following was not identified by Robert Dahl as an issue in the science of public administration? उन्होंने बुक लिखा था कि the problem of science of public, मतलब उनका कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें वैल्यू, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर, ये तीन जो है अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो कि इसको आप इंपेरिकल वे में स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ह्यूमन बिहेवियर आता है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कल्चर आ जाता है, नीड फॉर नॉर्मेटिव जो वैल्यू आ जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बिल्कुल ऑड वन आउट है। 51 देखिए, इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द चीफ रोल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यदि
ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे देखें तो वो क्या है, वो कोई रूरल नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, कोऑर्डिनेटर नहीं है, वो मैनेजर है, मतलब एक तरह का डेवलपमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे देखें। अदरवाइज ऐसे देखें तो वो रूल ऑफ लॉ एंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बेसिकली वो है, लॉ एंड ऑर्डर रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपर मैनेजर बन जाता है डिस्ट्रिक्ट का। 52 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेचर ऑफ वर्क, एज ऑफ एजेंसी, लीडरशिप, लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ये सब किस चीज को डिसाइड करता है, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल वो करता है कि एक बॉस जो है वो डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ये मैंने कई जगह बताया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कोऑर्डिनेशन एज ए सेपरेट फंक्शन, ये मैंने बिल्कुल आपके लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल मैं नहीं खोज पाया हूं। Behavioral approach recognizes 3 factors in decision making process. These are, ये भी वेग क्वेश्चन है, बिल्कुल वेग क्वेश्चन है। ये आप साइमन का याद कीजिए तो उससे आपको बन सकता है कि उसमें वैल्यूज होते हैं, फैक्ट होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, क्योंकि ये तो कहना डिफिकल्ट है। पर्पस और लीगल रैशनल ऑथोरिटी, वैल्यूज, इन्फ्लुएंस यहाँ गड़बड़ कर देता है, ऑर्डर्स यहाँ गड़बड़ कर देता है, तो मेरे अनुसार से ये सही होगा, बट फिर भी देख लीजिए। 55. Which one of the following is not a method of promoting participatory leadership? ये भी एक वेग क्वेश्चन है, सब इस वेग क्वेश्चन है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है वो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप है, क्योंकि आप सबकी बात सुनते हैं, सजेशन स्कीम है, वर्क स्टडी। डिफिकल्ट है कहना कि वर्क स्टडी, क्योंकि वर्क स्टडी हम करते हैं कि कितने मैन पावर हमको चाहिए। आई डोंट थिंक ये है, क्वालिटी सर्कल तो होगा तो ये, लेकिन फिर भी ये वेग है। क्वालिटी सर्कल भी थोड़ी बहुत जो है वो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप को दर्शाता है कि सब मिलकर क्वालिटी को इंप्रूव करें। कार्ल मार्क्स, यहाँ स्पेलिंग गलत है, रिगार्डेड ब्यूरोक्रेसी, ये तो सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट रूलिंग क्लास प्रमोटिंग पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इनकी कई बार ये लाइन मैंने बताई है। 57 एक बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है कि इफिशिएंसी रिकॉर्ड कहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है मेरिट के लिए, तो ये यूएसए में किया जाता है। ये पुराना क्वेश्चन है इसीलिए ये आसान है, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट होता है। 58 देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट गोज विद, मतलब कि सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए उसको कोई पब्लिक में आके कोई बयान देने की, कोई मान लीजिए ऑर्डर किया तो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड नहीं है कि नेता की तरह आके बताए कि हमने ये क्यों किया नहीं, उसको माना, इसको न्यूट्रलिटी, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी के तहत माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको उस समय के गवर्नमेंट से थोड़ा अलग होना चाहिए, उसको स्टेट के लिए काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं काम करना चाहिए, वो स्टेट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट आती है जाती है, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये सोचना चाहिए कि जो अभी का गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए कर रहा है अच्छा या नहीं कर रहा है, ये भी देखना उसका काम है। अभी यही बात प्राइम मिनिस्टर ने सिविल सर्विसेज डे में इसको अंडरलाइन भी किया। 59 देखिए, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो एक्सपेंडिचर जिसकी की वोटिंग नहीं होती है, जैसे कि जजेस की सैलरी है, राष्ट्रपति, गवर्नर, इन सब का सैलरी है, मेनी अदर जो हमारी कमिटमेंट है, सॉवरेन कमिटमेंट, उन सबको वोटिंग के लिए नहीं डाला जाता, लेकिन बाकी जो मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर हैं उन सबको वोटिंग के लिए ओपन किया जाता है, और वोट होने पे ही वो खर्च हो सकते हैं। सो इट इज नॉट सबमिटेड टू द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑन पार्लियामेंट। नो टैक्स शैल बी levied or collected except by the authority of law, ये लिखी हुई है आर्टिकल 265 में कि कोई भी टैक्स जो इंडिया में इंपोज किया जाएगा वो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके तहत ही किया जाता है। इसीलिए हर साल टैक्स लगाने के लिए फाइनेंस एक्ट जो है पास किया जाता है, आर्टिकल 265। डिफिकल्ट, ये सब डिफिकल्ट है। 61 देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, जो जुडिशियल कंट्रोल जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिसमें रिट एंड अदर मैंडोमस एंड ऑल क्यू वारंट, वो क्या होता है, सिटीजन के फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए होते हैं, टू नॉट की पनिश द क्रिमिनल, रिजॉल्व डिस्प्यूट, सेफगार्ड प्राइवेट, नो, प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड फ्रीडम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट, तो जो बजट एस्टिमेट क्या होती है कि जैसे अगले साल एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ये तय करती है कि उसको कितने पैसे चाहिए डिफरेंट उसके काम करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो बजट बनाती है, जिनको चाहिए पैसे, प्लानिंग कमीशन, अब तो क्या पुराने जमाने का क्वेश्चन है, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, प्राइम मिनिस्टर सीधा इन्वॉल्व कभी नहीं होते हैं इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, not responsive, efficient, effective. Which one of the following is not a function of Union Public Service Commission? आर्टिकल 320 में सारे उसके फंक्शन लिखे, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आई डोंट थिंक उसका फंक्शन है। प्रमोशन है, डिसिप्लिनरी मैटर है, रिक्रूटमेंट है, एग्जाम कराना है, मेनी अदर।
65 देखिए, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ क्या होते हैं? सब सिविल सोसाइटी के तो पार्ट होते हैं। सिविल सोसाइटी क्या है? जो ना तो स्टेट है मतलब गवर्नमेंट, ना ही वो मार्केट है। जो थर्ड सेक्टर जो है वो सिविल सोसाइटी है, जिसमें एनजीओज आते हैं, मीडिया आते हैं, पब्लिक ओपिनियन आता है, तमाम तरह के और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो इन दोनों में आप इसको नहीं डाल सकते हैं। द बॉडी ऑफ एपेक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का अपना एक जाल है, उसके टॉप में जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो पूरे, जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रिव्यू करती है किसी भी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, यानी फ्रांस में द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडिट। तो ऑडिट आप जानते हैं, मैंने अभी बताया सीएजी, ऑडिट इज मोस्टली लिमिटेड टू एक्सपेंडिचर साइड ओनली, नहीं, बहुत सारे और परफॉर्मेंस ऑडिट भी होती है, रिस्क ऑडिट भी होती है। ऑडिट इन इंडिया इज ए यूनियन सब्जेक्ट, ये सही है। इन नॉट ट्रू अबाउट, ओके, ऑडिट एग्जामिन्स द क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो ये जो है वो सही नहीं है कि केवल एक्सपेंडिचर की ऑडिट होती है। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? जो सीधे गवर्नमेंट के अंदर में होती है, पब्लिक इंटरप्राइजेस भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर भी कई बार कहते हैं। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी नहीं है। जैसे बीएसएनएल देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जो किसी एक्ट से नहीं बनी है, मतलब एक सेपरेट एक्ट से नहीं बनी है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो एक कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, तो ये कोई जो है सही नहीं है। लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू बजट, अकाउंटिंग, ऑडिट, लॉ एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इट इज ए लीगल बॉडी कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सुइंग। इट इज अंडर स्टेट ओनरशिप, ये सब सही है, लेकिन ये मेरे अनुसार से सही नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए एक्ट लाया जाए, लेकिन फिर भी आप इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क करो। 11 शेड्यूल में 29 आइटम्स है, 12 शेड्यूल में 18 आइटम है, और वही यहाँ पूछा है कि कौन दो जो हैं, कौन दो शेड्यूल जो हैं वो पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस, पावर, जुरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं, 11th एंड 12th शेड्यूल। 71 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम रिवील करता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट दोज हैंडल फंड्स, ये तो बहुत ही आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट है, ऐसा सही नहीं है, चूंकि नॉट है। टू प्रिवेंट अननेसेसरी एडजस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर टू हेल्प ऑडिटिंग राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ इंटीरियर, नहीं इन्फेरियर होगा, इन्फेरियर या लोअर कोर्ट, यहाँ गलत स्पेलिंग है, इसको हम लोग कहते हैं सर्टियोररी। अब ये चारों पांचों तो इतने बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी मैं छोड़ रहा हूँ। मतलब सर्टियोररी क्या है कि लोअर कोर्ट को कहता है कि भाई तुम रुक जाओ और तुम अपना सारा भेज दो, मैं देखूंगा कि तुमने ठीक से इसमें जजमेंट किया कि नहीं। प्रोविजन उसका जस्ट है कि तुमको रोक लगा देता है वहां पे हियरिंग। 73rd देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट मैटर इन सर्च ऑफ ए डिसिप्लिन एंड सेड दैट देयर वाज नो सिंगल डोमिनेंट एनालिटिकल पैराडाइम इन द फील्ड। ये कहने वाले ड्वाइट वॉल्डो थे। जो डिफिकल्ट है, इसको गेस करना भी आपके लिए डिफिकल्ट है, इसलिए ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख भी दिया है। The public choice model known as the paradigm of democratic administration was advocated by Vincent Ostrom. Public choice होती क्या है? Basically public choice, social choice, rational choice, ये सब जो है मिला जुला इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया है। इन सब के पीछे ये है कि जो एक इंडिविजुअल एक्टर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक रैशनल एक्टर होता है, जो अपने रीजन, सोच विचार, तर्क, बुद्धि के बेसिस पे डिसीजन लेता है और अपना भला ही हमेशा चाहता है, अपनी यूटिलिटी और प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है। पब्लिक चॉइस ये कहती है कि इस सिचुएशन में भी जो पब्लिक जो डिसीजन लिए जाते हैं, पब्लिक पॉलिसी के हों चाहे ऐसे डिसीजन सबके बिहाफ में लिए जाते हैं, वो कुछ एक्टर्स के रैशनल चॉइस का ही परिणाम होता है। लेकिन चूंकि सभी एक्टर अपना अपना भला चाहते हैं और इंस्टीट्यूशनल रूल एंड मैकेनिज्म भी उसको कंस्ट्रेन एंड इंसेंटिव एक स्ट्रक्चर उसके सामने रखते हैं, इन सब के चलते उभर करके कुछ ऐसा डिसीजन हो जाता है जो कि रैशनल चॉइस के अनुसार होते हुए भी इंडिविजुअल एक्टर के वो पब्लिक के भले के लिए हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम इंस्टीट्यूशनल रूल रेगुलेशन ऐसे बनाएं जो एक रैशनल एक्टर के जो स्वार्थी बिहेवियर है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग, उसको वो ध्यान में रख करके उसको इस तरह से कंस्ट्रेन करें कि पब्लिक के लिए जो डिसीजन लिए जाए वो अच्छे डिसीजन लिए जाए। इस टाइप की थ्योरी है पब्लिक चॉइस।
मॉडल विंस्टन ऑस्ट्रम उसके सबसे बड़े जो हैं प्रणेता हैं। Who among the following rooted the Minnebrook Conference 1968? Of course, Dwight Waldo and Frank Marini ने मिलकर किया था। NPA मूवमेंट इसी से आगे बढ़ा था। Who among the following said that in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence? ये बहुत ही मजेदार एक थ्योरी है जो कि लॉरेंस जे पीटर ने दिया था। ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट अर्बिट है, लेकिन थोड़ा जानिए कि ये कह क्या रहे थे, ये समझिए। पार्किंसन लॉ की तरह ये भी बहुत ही मजेदार चीज है। ये बेसिकली एक थॉट है उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, कि होता क्या है कि आपको प्रमोशन मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए नहीं कि आप ये जो नया काम जो हायर लेवल का या दूसरा है उसके लिए आप फिट हो, आपको इसलिए मिलता है कि जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपने अच्छा किया है। लेकिन हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है वो जॉब आप अच्छा ना कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ऐसे ही लोग हायरार्की में ऊपर उठते जाएंगे तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर जॉब को एक्वायर किया उस जॉब के लिए हो सकता है कि वो फिट ना हो। तो मतलब इनकम्पिटेंट आदमी को आपने हर जगह बिठा रखा है उसके पास्ट अचीवमेंट के बेसिस पे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर पोस्ट में बी मैन्ड अल्टीमेटली बाय ए पर्सन हु इज नॉट कम्पिटेंट टू हैंडल दैट पोस्ट और जॉब। इसलिए पीटर्स कोरोलरी है इससे जुड़ा हुआ, in time every post tend to be occupied by an employee who is incompetent to carry out its duty उस पोस्ट के लिए। लॉरेंस जे पीटर। इससे क्या होगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीडियोक्रिटी में डूब जाएगा। मतलब आपको हर पोस्ट पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो इसलिए उस पोस्ट पे नहीं बैठा है कि उस पोस्ट के लिए वो बहुत कॉम्पिटेंट है, इसलिए क्योंकि उसने पुराने पोस्ट को बहुत अच्छे से जो है हैंडल किया। इस बेसिस पे गेस करके उनको नए पोस्ट पे बिठा दिया जाता है जहां की हो सकता है कि वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट ना हो उस काम करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कलेक्टर था और उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाए, उसको फाइनेंस का कुछ भी पता नहीं है, तो वो ये एग्जाम्पल है। 77 द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। ये तो दूसरी तीसरी बार आ रहा है, अभी हम लोगों ने देखा भी है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल स्केलर चेन बनाता है, कौन किसको कंट्रोल करता है। एकदम एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस होता है। Which one of the following principle is not entailed in the famous acronym POSTCOP? तो आप देख सकते हैं कि दोनों पेपर में पॉल साइंस एंड पबएड में इन्होंने ये चीज पूछा है। POSTCOP का फिर से आप देख लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो इसमें क्या नहीं आएगा, कम्युनिकेटिंग तो आएगा नहीं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग आएगा। विच लुथार गुलिक ने दिया था, गुलिक और विक ने इसको फेमस किया था। Which one of the following is not a duty of district magistrate? तो maintain law and order, collection of land, ये दो तो बिल्कुल टिपिकल काम है उसका। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी कर सकता है। कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन बिल्कुल इसका काम नहीं है, ये करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ, ये भी इनवैलिड क्वेश्चन है क्योंकि आर्टिकल 266 है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा सा यहाँ पे हो गया है। जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें ये भी आती है, इनकम टैक्स भी, सारे टैक्स आते हैं। जो लोन लेकर के, जो फॉरेन लोन या कोई भी लोन लेकर के भी जो इसमें लिया जाता है, एक्सेप्ट जो आपको जो छोटे छोटे जो सेविंग जो है, लाइक किसान विकास पत्र है, सेविंग सर्टिफिकेट है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग है, वो छोड़ दीजिए जिसमें कि बैंक का काम गवर्नमेंट करती है। लेकिन ऑल लोन जो आप फॉरेन से लेते हैं या बॉन्ड जारी करके लेते हैं, सिक्योरिटीज, वो भी आते हैं। ऑल रेवेन्यू रिसीट आते हैं, तो सभी इसमें आते हैं। आई डोंट नो ये क्या इन्होंने किया है, एक कैसे हो सकता है, इसलिए ये भी इनवैलिड है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इनका इनवैलिड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज इनवैलिड। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या कट ऑफ जाएगा। आपने देखा कि इसमें जो अर्बिट क्वेश्चन है वो करीब, अर्बिट कितने हैं, 10 to 12, यस। वेग कितने हैं, 4 to 5। तो यदि इनको आप निकाल दीजिए तो कितने हो जाते हैं, मैक्सिमम कर लीजिए तो 17। 80 में से इसका मतलब 63 जो है करने लायक हैं, थोड़ा टफ भी हैं, मीडियम भी हैं, तो आप हो सकता है 55। तो मेरा ये कहना है कि 55 से ऊपर यदि कोई भी स्टूडेंट लाता है तो इस पेपर को उसने क्रैक कर दिया है, वो टॉपर्स में रहेगा। उसके बाद आप जैसा भी समझ सकते हैं। तो थोड़ा 5 नंबर कम, वहां मैंने कहा था 60+, यहां कर रहा हूं 55+, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा टफ। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और फिर से मैं याद दिला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके क्लिकेबल लिंक मिल जाएंगे। ये लिंक है 3 सबसे जो अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं पीजी इंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो गाइड बुक यहाँ पे हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए विदा।